वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। सो हम लोग कर रही थी हरिहंस जी की बाय मनोहर पांडे, जिसमें अभी हमने केमिस्ट्री जो है वो कवर अप कर लिया था एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी को। सो बायोलॉजी जो है वो ब्रांच है साइंस की जो डील करती है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इसमें मेनली दो चीज़ें आती हैं, दैट इज़ बॉटनी एंड ज़ूलॉजी। ठीक है, बॉटनी मीन्स स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड ज़ूलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एनिमल्स। सो वो साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले जो है बताया या अपने थॉट्स दिए लाइफ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पे, वो थे एरिस्टॉटल। ठीक है, एंड दैट वॉज वाई ही इज़ नोन एज अ फादर ऑफ बायोलॉजी इनको बोला जाता है, एंड फादर ऑफ ज़ूलॉजी भी इनको बोला जाता है। सो उसके बाद में नेक्स्ट है लिविंग वर्ल्ड के बारे में। अगर हम पढ़ते हैं 18th सेंचुरी में कैरोलिस लिनियस डेवलप्ड बायनोमियल नॉमेनक्लेचर फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये था इसका साइंटिफिक नेम, दैट इज साइंटिफिक नेम कंसिस्टिंग ऑफ जीनस एंड स्पीशीज। ठीक है, विटकर 1969 में क्लासिफाइड करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स में, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे एंड एनिमलिया। मोनेरा में आता है आपका बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। प्रोटिस्टा में आता है आपका प्रोटोजोआ मतलब यूनिसेलुलर यूरोकॉटिक्स जो होते हैं। वायरस में आता है, वायरस वो सब माइक्रोस्कोपिक ऑब्लिगेट हैं बोल सकते हैं, या हम इंट्रासेलुलर पैरासाइट कंसिस्टिंग ऑफ, जिसमें क्या होता है न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। WM स्टैनले, फर्स्टली क्रिस्टलाइज्ड TMW टोबैको मोसेक वायरस। उसके बाद में आता है वायरॉइड, स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल डिस्कवर्ड बाय टीओ डायनर। उसके बाद में हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी जो है वो किसने प्रपोज की, किसके द्वारा प्रपोज की गई है, स्कैल्डन और सिचुआन 1838 में। सेल जो है वो एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ऑर्गेनिजम्स आर मे बी कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, ठीक है, यूनिसेलुलर जिसको बोलते हैं, और मैनी सेल्स मतलब मल्टी सेलुलर भी बोलते हैं। तो ऑर्गेनिज्म सिंगुलर यूनिसेलुलर भी हो सकता है, सिंगल सेल का बना हुआ जैसे कि एमोएबा, ठीक है, और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है ज़्यादा सेल से बना हुआ। सो यहाँ पर बात करते हैं अगर यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर की। यूनिसेलुलर मतलब जो भी सिंगल सेल से बना हुआ है, और मल्टी सेलुलर मतलब जो ज़्यादा सेल से बना हुआ है। तो हमारी बॉडी जो है वो मल्टी सेलुलर है, क्योंकि कितने ज़्यादा सेल्स लगे हमारी बॉडी को बनने में, राइट। सो सेल्स जो हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं प्रोकैरियोटिक, जिसमें क्या होता है न्यूक्लियस की कमी होती है, और ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। और यूकैरियोटिक्स जो होते हैं उनमें न्यूक्लियस भी होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी होता है। प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, माइकोप्लाज्मा और ब्लू ग्रीन एल्गी, जबकि यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो प्लांट्स में पाए जाते हैं, एनिमल्स और फंगे में। उसके बाद में आता है न्यूक्लिक एसिड्स। These contains the genetic instructions used in development and functioning of all known living organisms। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, इनमें जेनेटिक कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसको डेवलपमेंट के लिए और फंक्शनिंग के लिए यूज़ किया जाता है सारे के सारे जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, दो टाइप्स के होते हैं, नेमली DNA और RNA। ठीक है, DNA किसको स्टैंड करता है, डीऑक्सरीबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और ये क्या है, एक लॉन्ग पॉलीमर है जो बनता है रिपीटिंग यूनिट से, जिसको न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। इट हैज़ 4 बेसेस, कौन कौन से, एडेनाइन, ग्यूनाइन, साइटोसाइन और थेमाइन।
और उसके बाद में आता है रिबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए जिसको बोलते हैं, और ये बना हुआ है लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियाइड से। इसमें आता है आपका यूरासिल इन प्लेस ऑफ थामाइन। उसके बाद में नेक्स्ट आता है ह्यूमन सिस्टम। तो सेल ऑफ ह्यूमंस और बाकी के जितने भी मल्टी सेलर और एनिमल्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड मतलब कि प्रॉपर एक अरेंजमेंट में होते हैं। और जो ऑर्गेनाइज होते हैं वो किस में ऑर्गेनाइज होते हैं, जैसे सेल मिलकर के क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा टिश्यू जब मिल जाते हैं ग्रुप में तो वो ऑर्गन बनाते हैं। और एक ऑर्गन सिस्टम जो है वो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स आर फंक्शनिंग टुगेदर टू कैरी आउट द प्रिंसिपल एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। तो हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग फंक्शन करते हैं, है ना। उसके बाद में आता है डाइजेशन। तो डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, हमारा जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपलर कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स की वजह से। डाइजेस्टिव एंजाइम्स जैसे कि हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, मतलब इसमें ऑक्सीजन जो है वो बनती है, इन्वॉल्विंग ऑक्सीडेशन होती है फूड की सब्सटेंसेस सच जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, क्या बनाने के लिए, CO2 बनाने के लिए, वाटर एंड टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, और एनर्जी भी रिलीज होती है। रेस्पिरेशन जो है ये एनारोबिक है, मतलब कि बिना O2 के, एंड एरोबिक जो होता है वो विद O2 होता है। ठीक है, फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स की अगर ऑर्गन्स की बात करते हैं तो एनिमल्स जैसे रेप्टाइल्स और मैमल्स जो होते हैं उनका ऑर्गन होता है लंग्स, जिससे वो रेस्पिरेट करते हैं। ठीक है, फ्रॉग, अर्थवर्म और लीचेस का होता है स्किन। फिशेस, टैडपोल्स, प्रॉन्स जो होते हैं इनका होता है गिल्स। इंसेक्ट, फिर सेंटिपेड्स, मिलीपेड्स, इनका होता है ट्रैचिया। प्रोटोजोन, पॉरीफेरा, और जितने भी ये बाकी आप टेबल यहाँ पर पढ़ सकते हो। ठीक है, किसके जो है कौन कौन से एनिमल्स का कौन कौन सा ऑर्गन जो होता है वो रेस्पिरेटरी के काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विटामिन्स। ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन से होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन से होते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा टेबल बना हुआ है, आप इसको पॉज कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, देन आप इसको रीड कर सकते हो। जैसे एक दो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर। जैसे विटामिन का नेम लिखा है, विटामिन ए जिसको रेटिनॉल बोलते हैं। रिच फूड सोर्सेज कौन कौन से फूड जैसे होते हैं जिनमें विटामिन ए ज़्यादा होता है, इनका क्या क्या काम है, फंक्शनिंग क्या है, और डेफिशिएंसी हमें कैसे पता चलती है कि इस चीज़ की हमें कमी हो रही है। ठीक है, इस तरीके से आपको इस टेबल को जो है वो पढ़ना है। एंड यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लिख सकते हो या फिर चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार। जैसे अगर विटामिन ए मतलब रेटिनॉल जिसको बोलते हैं, ये किस में ज़्यादा होता है, फिशेस वगैरह के जो फिश लिवर ऑयल होता है। ठीक है, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे उनमें ज़्यादा फिश ये जो है विटामिन ए ज़्यादा होता है। फंक्शन क्या होता है, नीड फॉर हेल्थी एप्थीलियल सेल्स, एंड हमारे मतलब सेल्स वगैरह जो है हेल्दी रहे, रीजनरेशन सेल्स की जो है वो होती रहे, हमारे आईज़ के जो सेल्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, डेफिशिएंसी कैसे पता चलती है, हमारी स्किन ड्राई रहती है, हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, तो इसकी कमी हमें पता चल जाती है। ठीक है, वैसे ही आपको विटामिन डी का पढ़ना है, विटामिन ई का पढ़ना है, के का पढ़ना है, फिर वाटर सॉल्युबल विटामिन वो पढ़ लेने हैं। तो ये आप यहाँ तो पॉज कर लो वीडियो को या स्क्रीनशॉट ले लो, देन उसके बाद पूरे टेबल रीड आउट कर लो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको मिस मत करना, इसको अच्छे से पढ़ना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ मेजर एंजाइम्स आते हैं डाइजेशन के, वो पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे एंजाइम दिया है, सोर्स दिया है, वेयर एक्टिव। ठीक है, सबस्ट्रेट और मेन ब्रेक डाउन प्रोडक्ट। फर्स्ट आता है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। डाइजेशन में आपका सेलिवरी एमिलिसिस, पैनक्रियाटिक एमिलिसिस, ठीक है, राइट्रेट्स, ये सब काम आता है। सोर्स क्या है, सेलिवरी ग्लैंड जो है वो सेलिवरी एमिलिसिस देते हैं। पैनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन इनको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वेयर एक्टिव कहाँ होते हैं, माउथ में, जो सेलिवरी ग्लैंड, सलाइवा क्या होता है, हमारे माउथ का जो वाटर होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक, और डिचार्जेस भी स्मॉल इंटेस्टाइन में। देन ये होते क्या है, सबस्ट्रेट क्या है इसके, यहाँ पे आप देख सकते हो, पॉलीसब्स्ट्रेट्स एंड डिसब्स्ट्रेट्स। उसके बाद में मेन ब्रेकडाउन प्रोडक्ट भी आप इसका यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट चलेंगे, प्रोटीन डाइजेशन की बात करते हैं। तो पेप्सिन, स्टमक मस्क्यूस, म्यूकोसा,
स्टमक, प्रोटीन और पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स जो हैं इसके। वैसे ही आप फैट का देख सकते हो, फिर उसके बाद में न्यूक्लिक एसिड का देख सकते हो, उसके बाद में आता है ब्लड पढ़ना है लिम्फेटिक सिस्टम में। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स, ठीक है। ब्लड किसको बोलते हैं? ब्लड सेल्स और प्लाज्मा से भरे हुए जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो ब्लड है। एडल्ट पर्सन के अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड होना चाहिए, मतलब होता है। इट इज़ स्लाइटली एल्केलाइन, हैविंग पीएच रहता है इसका 7.3 एंड 7.4 के बीच में, ये एल्केलाइन होता है थोड़ा सा। प्लाज्मा जो है ये पेल येलो ट्रांसपेरेंट होता है एंड 60% वॉल्यूम होता है इसमें ब्लड का। प्लाज्मा जो है वो कंपोज करता है 90 से 92% वाटर और 7% होता है हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे कि एल्ब्यूमिन, फिर ठीक है, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन प्रोटीन, एंड 1% इसमें होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। उसके बाद में ये जो हमारे रेड ब्लड कॉर्पुलेस जिसको आरबीसी बोलते हैं, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट जो होते हैं, ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं एंड इनमें ज़्यादा क्या कंटेन होता है? हीमोग्लोबिन, ठीक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। वाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी जिसको बोलते हैं, ये कलरलेस होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं, ग्रैनुलर होते हैं या फिर आर्गेनुलर होते हैं। फिर उसके बाद में ऑसनफिल्स जो होते हैं इनको एसिडोफिल भी बोलते हैं। 2 to 8% जो है फैगोसाइटिक होते हैं एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हाइपर सेंसिटिविटी में। बेसोफिल्स जो है 2% नॉन फैगोसिटिक होते हैं और इंक्रीज होते हैं ड्यूरिंग चिकन पॉक्स के दौरान। वैसे ही न्यूट्रोफिल्स जो है 65% होते हैं एंड ये फैगोसिटिक ग्रैन्युलोसिट्स एंड इंक्रीज ड्यूरिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के दौरान ये बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं। उसके बाद में ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, जेनोटाइप्स और उनके ट्रांसफ्यूजन पॉसिबिलिटी। ब्लड ग्रुप अगर ओ है तो एंटीजन इन ब्लड रेड ब्लड सेल क्या होगा? एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा कैन गिव ब्लड टू ग्रुप्स, किस किस को वो ब्लड दे सकते हैं? कैन रिसीव ब्लड ग्रुप फ्रॉम, किस किस से ले सकते हैं, ठीक है। जेनोटाइप क्या है इसका? तो ओ का होगा तो इनका एंटीजन रेड आरबीसी कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। एंटीबॉडीज प्लाज्मा एंटी ए एंटी बी किसको ब्लड दे सकते हैं? ओ ए बी और ए बी वाले ग्रुप्स को दे सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं सिर्फ ओ वाले ग्रुप से, ठीक है। जेनोटाइप इसका रहता है I0 वैसे ही आप पूरा टेबल यहाँ पढ़ सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं फटाफट से। मोनोसाइट्स क्या होता है? 0.5% आर्गेनुलोसाइट्स होता है जिसको पोलिसमैन ऑफ ब्लड एंड इंक्रीज ड्यूरिंग ट्यूबरक्लोसिस के दौरान ये इंक्रीज होता है। उसके बाद में लिम्फोसाइट्स 26%, ये भी आर्गेनुलोसाइट होता है प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज एंड इंक्रीज ड्यूरिंग वायरल इन्फेक्शन के दौरान ये इंक्रीज होता है। प्लेटलेट्स जो होते हैं थर्मोबाइसाइट्स होते हैं और ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। प्लेटलेट्स जो हैं उनका लाइफ स्पैन रहता है 8 to 10 डेज तक का, ठीक है। RH फैक्टर डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टेन एंड वेनियर एंड रेसस monkey which is responsible for एर्थोब्लास्टोसिस फॉइटल्स डिसीज। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है ब्लड क्लॉटिंग का फेब्रियोजन, प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम आयंस एंड विटामिन के। अगर हार्ट की बात करते हैं तो ह्यूमन हार्ट जो है वो मायोजेनिक है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय अ पल्स प्रोड्यूस बाय साइनोइड। होता है ना, आपका हार्ट कैसे करता है? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक तरफ वो सिकुड़ जाता है फिर फूलता है फिर सिकुड़ जाता है। वैसे आप अपने हार्ट के ऊपर अगर हाथ रखते हैं तो फील कर पाते हैं इस चीज़ को, ठीक है। ऐसे नोड यानी सिनोएटियल नोड, ये कहाँ पे होती है? राइट आर्ट्रियम में होती है, जिसको पेस मेकर भी बोलते हैं। फर्स्ट हार्ट साउंड इज लब एंड सेकेंड हार्ट साउंड इज डब, वैसे साउंड रहती है इसकी। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट जो होती है उसको बोलते हैं सिस्टोल। व्हेन 20 mmHg होती है वाइल रिलैक्सेशन इज कॉल्ड डिस्टोल। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा हार्ट तो उसको सिस्टोल बोलते हैं और जब रिलैक्स होता है तो डिस्टोल बोलते हैं, ठीक है, डायस्टोल बोलते हैं। डायस्टोल रहता है हमारा 80 mmHg। फिर एक्सक्रीशन की बात करते हैं अगर हम, तो ये प्रोसेस है एलिमिनेशन ऑफ हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द एनिमल बॉडी टू रेगुलेट द कंपोजिशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड एंड टिश्यूज। तो एक्सक्रीशन मतलब वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करना, ठीक है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो कंपोज करता है 2 किडनीज। नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी।
ये आपको याद रखना है। कलर ऑफ यूरिन अगर पेल येलो है तो किसकी वजह से होगा, पिगमेंट यूरोक्रोम की वजह से, ठीक है। ह्यूमन यूरिन जो है वो कंटेन करता है 95% उसमें वाटर ही होता है, 2% सॉल्ट होता है, 2.6% यूरिया होता है, 0.3% यूरिक एसिड होता है। उसके बाद नेक्स्ट रहता है हमारा मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स। एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स कौन से एनिमल में कौन कौन से होते हैं, तो इस टेबल में आप पढ़ सकते हैं अच्छे से, या तो पॉज कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पीएच ऑफ यूरिन का तो 6.0 रहता है, माइल्डली एसिडिक होता है। यूरिन ऑन स्टैंडिंग गिव्स अ पंजेंट स्मेल, इट इज़ ड्यू टू कन्वर्शन ऑफ यूरिया इनटू अमोनिया। अगर आपकी यूरिन में जो है वो स्मेल जो हो जाती है जिस वजह से, तो क्या किस वजह से होती है कि यूरिया जो है अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन रहती है 1.015 टू 1.025 तक। वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज़ 1 to 2 लीटर पर डे, ठीक है। उसके बाद में मेन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स, तो एमोनिया में क्या है, यूरिया में और यूरिक एसिड में जो आप एनिमल्स मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स और फिशेस जो है वो एमोनिया जो है वो एक्सक्रीट करती हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स और लैंड रेप्टाइल्स या बर्ड्स यूरिक एसिड, फिशेस, अर्थवॉर्म, मैमल्स ये यूरिया करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सबसे पहले हमारा क्या आता है, ब्रेन। ब्रेन जो है वो ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रोसेसिंग सेंटर ऑफ द बॉडी है। ब्रेन जो है वो डिसाइड करता है हमें क्या करना है। इट इज़ अ साइट ऑफ कॉन्शियसनेस, सेंसेशन, मेमोरी, इंटेलिजेंस। सब कुछ कहाँ से आता है, ब्रेन से आता है। ब्रेन जो है वो रिसीव करता है इम्पल्सेस को हमारे स्पाइनल कॉर्ड से फ्रॉम 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स, ठीक है, जो कहाँ से आती हैं, एक्सटेंड करती हैं हमारी सेंसेस को बाकी ऑर्गन्स तक, ठीक है। इन एडिशन ब्रेन जो है वो इनिशिएट करता है एक्टिविटीज़ को विदाउट इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। 3 मेजर पोर्शन होते हैं हमारे ब्रेन के जो रिकॉग्नाइज करते हैं, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ब्रेन पढ़ोगे तो फोर ब्रेन में ओलाफैक्टरी ओरिजिन है, स्मेल, सेरिब्रम जो है वो क्या करने का काम आता है, थिंकिंग, इंटेलिजेंस, मेमोरी, एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, विल पावर, स्किल वर्क, रीजनिंग, नॉलेज, कॉन्शियसनेस और स्पीच, ये सारा सेरिब्रम में होता है। कंट्रोल किस पे होता है, लाफिंग, वेपिंग, फिर पासिंग ऑफ यूरिन, मिक्रेशन जिसको बोलते हैं, फिर डेफिकेशन, वॉलेंट्री फोर्स, ब्रीदिंग एंड वॉलेंट्री मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। उसके बाद में सेंसेशन ऑफ हीट कोल्ड, तो अभी पता चलता है गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो हमें फील होता है, वो सेंसेशंस आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस टेबल को भी अच्छे तरीके से रीड कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन का भी दिया हुआ है। मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन रिलैक्स सेंटर ऑफ विजुअल और ऑडिटरी सेंसेशंस। इसमें आपका सेरिब्लम आता है, उसमें सेरिब्रम था, इसमें सेरिब्लम है, फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ठीक है। इसको भी अच्छे से पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज कर लो वीडियो को। फिर कुछ ह्यूमन डिजीज़ हैं जो वायरसेस और बैक्टीरिया से हो जाते हैं, तो यहाँ पर आप उसको भी देख सकते हो। डिजीज़ क्या है, पैथोजन क्या है, इंक्यूबेशन क्या है, सिम्टम्स क्या है, उसके प्रिवेंशंस क्या है, तो इसको भी आप यहाँ तो पॉज कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं स्क्रॉल कर देती हूँ, तो आप इसको भी अच्छे से रीड आउट कर लेना टेबल को। ये टेबल काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर भी देख लीजिए इसको, बस यहाँ तक हो गया, ठीक है। उसके बाद में टेबल्स ही हैं जो आपको खुद रीड करने हैं। उसके बाद में आता है आपका ह्यूमन डिजीज़ कॉज बाय फंगी। फंगी के द्वारा जो जो डिजीज़ होते हैं वो सारे डिजीज़, और फंगस कौन सा था, ठीक है, क्या क्या डिजीज़ हुए। फिर यहाँ पे आता है इंपॉर्टेंट वैक्सीन्स डिस्कवरर, तो कौन कौन सी वैक्सीन डिस्कवर हुई और किसने डिस्कवर की, कब डिस्कवर की, इसमें लिखा हुआ है। इस टेबल को भी अच्छे से लर्न कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका एनिमल और ह्यूमन डिजीज़ कॉज बाय फंगी, ठीक है, ये इस टेबल में दिया हुआ है, इसको पढ़ लो। उसके बाद में कुछ एंटीबायोटिक डेवलप हुई बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, तो एंटीबायोटिक्स माइक्रोबियल सोर्स क्या है उसका, इसमें आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। उसके बाद में आता है एबोला वायरस के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा उनके अकॉर्डिंग 19 अगस्त 2015 सिचुएशन जो रिपोर्ट हुई वो क्या थी, देयर वर 3 कन्फर्म्ड केसेस ऑफ एबोला रिपोर्टेड इन द वीक अप टू 16 अगस्त तक, मतलब 3 रिपोर्ट्स आ गई थी एबोला वायरस की, विच वर रिपोर्टेड फ्रॉम गुनिया। ठीक है, पहली बार ऐसे सिंस द बिगिनिंग ऑफ द आउटब्रेक ऑफ सायरिया लियोन a full epidemiological week has passed with no confirmed cases reported. A total of 72 cases remain under the monitoring in the Sierra Leone. मतलब 72 cases को वो monitor कर ही रहे थे। 29 जून 2015 को confirmed हुआ कि case of Ebola was reported in a 17-year-old male, एक 17 साल का मेल था, who had died in Liberia में उसकी डेथ हो गई। Apart from Africa, Ebola virus has spread to USA, स्पेन, माली, इन सब कंट्रीज़ में भी ये फिर स्प्रेड हो गया। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका इकोलॉजी। इकोलॉजी में सबसे पहले आपका आएगा टर्म यूज बाय रेटियर, डील विद, ये किसके साथ में इकोलॉजी जो है, इकोलॉजी जो है वो डील करती है, तो ये करती है रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म और उनके एनवायरनमेंट का बीच का जो रिलेशन है, ऑर्गेनिज्म का अपने एनवायरनमेंट के साथ में जो रिलेशन है वो उसको डील करती है कि कौन से तरीके के एनिमल्स या कौन सा तरीके के ऑर्गेनिज्म, किस तरीके का क्लाइमेट, किस तरीके का उनका एनवायरनमेंट है उनके बीच में। ठीक है, फिर उसमें आता है आपके पिरामिड्स ऑफ नंबर, अपराइट इन ग्रासलैंड्स और पॉन्ड इकोसिस्टम का, वाइल इन्वर्टेड इन 3 इकोसिस्टम में इन्वर्टेड होते हैं। पिरामिड ऑफ बायोमास का जो अपराइट होता है ऊपर की तरफ ग्रासलैंड में, एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम वेयर एज इन्वर्टेड होता है आपका पॉन्ड इकोसिस्टम में। ठीक है, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज, एनर्जी का पिरामिड हमेशा क्या ऊपर की तरफ बनता है। फिर उसके बाद में आता है पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन सबको पता है क्या होता है। ठीक है, मोटर व्हीकल कंट्रीब्यूट करती हैं 60% ऑफ एयर पोल्यूशन, इनकी वजह से होता है बड़ी बड़ी मेजर सिटीज़ में। फोटोकेमिकल स्मोक जो है वो कंप्राइज करते हैं O3, H2O2, PEN एट्सेट्रा। फिर जो है CO हैज़ 250 टाइम्स मोर बाइंडिंग एफिनिटी विद होमोग्लोबिन एज कम्पेयर टू O2। उसके बाद में एसिड रेन कंपोज करती है H2SO4 HNO3। ठीक है, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रिलीज करती है इनटू स्ट्रेटोस्फेयर में रिलीज होती है फ्री क्लोरीन एटम दैट कॉज डिप्लीशन ऑफ ओजोन, जिसकी वजह से होता है। सीवेज इज अ मेजर सोर्स रहता है वाटर पोल्यूशन का। ठीक है, बायोरेमिडिएशन जो है वह प्रोसेस है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके एनवायरमेंटल पोल्यूशन को रिमूव किया जाता है, जैसे कि ऑयल जैपर डेवलप बाय TERI टू प्रिवेंट ऑयल स्पिल्स को ठीक करने के लिए इसको जो है वो यूज़ किया गया। उसके बाद में आता है आपका बायो मैग्निफिकेशन, तो ये द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रेजिस्टेंट केमिकल इन ऑर्गेनिजम्स इन सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, तो फिर एंडोसल्फान ये ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है जिसको यूज़ करते हैं एज अ पेस्टिसाइड्स हमारी ये सदर्न स्टेट्स में फॉर कैश्यू क्रॉप्स के लिए, विच इज़ नाउ बैंड वर्ल्ड ओवर, और अभी ये पूरे वर्ल्ड में जो वो बैन है। उसके बाद में ये क्रोनोबाइल डिज़ास्टर जो है वो अकर हुआ था यूक्रेन में USSR 26 अप्रैल 1986 में, जिसकी वजह से एक्सप्लोजन ऑफ न्यूक्लियर पावर जो है वो दिखाया गया। ठीक है, नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स, ब्लू बेबी सिंड्रोम, और इनकी वजह से ही होता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर नॉइस पोल्यूशन इज़ मेजर्ड इन डेसिबल से मेजर किया जाता है, जनरली साउंड बियॉन्ड 80 dB इज टर्म एज नॉइस। फिर बायोटेक्नोलॉजी आती है, तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअल में बोल सकते हैं इज अ फील्ड ऑफ अप्लाइड बायोलॉजी दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ लिविंग थिंग्स इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, मेडिसिन एंड अदर यूज ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो वो बायोटेक्नोलॉजी होगी। बायोलॉजी को क्या करना है? अप्लाई करना, इन्वॉल्व करना यूज ऑफ थिंग्स एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, मीडियम एंड अदर यूजेस ऑफ एप्लीकेशन में। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? Insertion of foreign gene fragment into another DNA molecule to produce a DNA clones. जीन थेरेपी क्या है? ये इंसर्शन है जीन का एक इंडिविजुअल सेल में या टिश्यू में, उसकी जो भी डिजीज़ है उसको ट्रीट करने के लिए, स्पेशली हार्डिटी अगर कोई भी डिजीज़ है तो उसको ठीक करने के लिए। टेस्ट ट्यूब बेबीज़ क्या होते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी जो है एक फ्यूजन ऑफ एव्यूम और स्पर्म, मतलब हमारी बॉडी
से बाहर जो है वो फ्यूजन कराया जाता है ओव्यूम का और स्पर्म का बाय इम्प्लांटेशन इन यूट्रस एट 32 सेल्ड स्टेज एंड फर्दर नॉर्मल डेवलपमेंट टू द बर्थ। इसमें IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्नोलॉजी इज़ अ बून टू चाइल्डलेस कपल्स, जिनके बच्चे नहीं होते उनके लिए जो है IVF भी है। IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। उसके बाद में रहता है आपका नेक्स्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस अ टेस्ट ट्यूब बेबी वॉज मेड, सबसे पहले कहाँ होता है, इटालियन साइंटिस्ट डॉक्टर पेट्यूसी 1959 में इन्होंने सबसे पहला अटेम्प्ट किया था। बट दिस ह्यूमन एम्ब्रियो सर्वाइव फॉर ओनली 29 डेज तक, ये ह्यूमन एम्ब्रियो जो है वो सर्वाइव कर पाता है। वर्ल्ड्स फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी अ बेबी गर्ल थी जिसका नाम था लुइस जॉय ब्राउन, वॉज बॉर्न ऑन 25 जुलाई 1978 में ये इसका जन्म हुआ था ग्रेट ब्रिटेन में। इंडिया की जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी है वो मुंबई में बॉर्न हुई थी ऑन 6 अगस्त 1986 में और उसका नेम था हर्षा। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लोनिंग। तो क्लोनिंग बायोलॉजी में एक प्रोसेस है प्रोड्यूसिंग सिमिलर पॉपुलेशंस ऑफ जेनेटिकल आइडेंटिकल इंडिविजुअल दैट occurs in nature where organism such as bacteria, insect और plants reproduce asexually। ठीक है, उसके बाद में डॉली एक शीप है जिसका फर्स्ट मैमल जो क्लोन was developed by डॉक्टर एयान विल्मट UK में। फिर उसके बाद में बीटी क्रॉप्स आती हैं, क्रॉप्स प्लांट्स जो कंटेन करते हैं जीन्स फॉर बीटी टॉक्सिन्स। बीटी टॉक्सिन जीन जो है वो क्लोन कहाँ से होते हैं, फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड बीन एक्सप्रेस इन प्लांट्स टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस फ्रॉम इंसेक्ट विदाउट द नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। फिर यहाँ पे कुछ स्मॉलेस्ट और उनकी कैटेगरीज जैसे बैक्टीरिया, ठीक है, फ्लावर्स दिए गए हैं, तो आपको इस टेबल को भी पढ़ लेना है। कुछ लार्जेस्ट और उनकी कैटेगरीज है जैसे मैमल्स, फ्लावर्स, ये सारी चीज़ें। कुछ ब्रांचेस और बायोलॉजी है, इनको भी आपको इस टेबल को भी पढ़ लेना है। मैं स्क्रॉल करती जा रही हूँ, आप इसको या तो पॉज कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, यहाँ तक ही था। और कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं, कौन सी कंट्री ने की हैं, किसके द्वारा हुई या कब हुई थी, डिस्कवरी कौन सी थी। फिर कुछ इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स भी, कौन सी एंटीबायोटिक के नाम, एक्शन, सोर्स, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज कर लो और इसको रीड कर लो एक बार। उसके बाद में कंप्यूटर स्टार्ट होता है जो कि हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बायोलॉजी हमारी इधर ही ख़त्म होती है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।